हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय मुद्रा एवं बैंकिंग से शेष जो प्रश्न बच गए थे उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड लगभग 300 से 350 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके अध्ययन कर रहे हैं ताकि एक थ्योरी से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट से देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 163 तक इसका सॉल्यूशन देख लिया था। आगे आज हम लोग 164 से देखते हैं। इसमें इससे पहले हम लोगों ने जाना था स्टॉक एक्सचेंज, मुख्यतः स्टॉक एक्सचेंज लेकर बात हुई थी, क्या होता है। आगे आज हम लोग उससे देखते हैं। पहला कह रहा है 163 में कह रहा सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। देखिए, पहले आपको जानना होगा कि सहभागिता नोट होता क्या है। तो सहभागिता जो नोट है यह क्या है, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक प्रकार का लिखित इंस्ट्रूमेंट है जिसका सहारा विदेशी निवेशक लेते हैं, जो कि भारत में निवेश करने के लिए क्या है, प्रतिभूति और विनिमय बाजार जो विनिमय बोर्ड है उसके पास पंजीकृत नहीं होते हैं, तो इसी का वो सहारा लेते हैं। मुख्यतः यह जो सहभागिता नोट होता है यह क्या करता है, जो भारतीय पंजीकृत दलालें फर्में होती है वह इस भारतीय होते हैं वह प्रतिभूति को खरीद लेता है। कौन? इस जो इसको हम लोग ये इंग्लिश में कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। तो वह क्या करता है, भारतीय पंजीकृत जो दलालें होती है वह इसको खरीद लेती है, बाद में उन प्रतिभूतियों को क्या करती है, विदेशी निवेशकों को बेच देती है, जारी कर देती है। उसके बाद उससे मिलने वाले जो लाभांश होता है वह विदेशियों को अंतरित कर दिया जाता है और इस सेवा के लिए वे निवेशक से दलाली की रकम प्राप्त करते हैं निवेशकों से। तो ये होता है सहभागिता नोट। तो बस ये जानेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग पार्टिसिपेटरी नोट भी कहते हैं। यह मुख्यतः क्या है, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक प्रकार का लिखित इंस्ट्रूमेंट है। तो ध्यान में रखेंगे, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक प्रकार का लिखित इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग क्या करते हैं, विदेशियों लोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसका जो उनका जो है प्रतिभूति बाजार और विनियमन बोर्ड में, विनियमन जो नियंत्रक बोर्ड है उसमें पंजीकृत नहीं होते हैं। लेकिन बाद में हालांकि 1992 ईस्वी में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेशक संस्थाओं को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति भी दी थी। अगर जिनके पास नहीं है तो वो इस माध्यम से आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 164 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है कि रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेती है। तो कह रहा है रेपो दर क्या है, तो रेपो दर वह दर है जिसके द्वारा जो वाणिज्य बैंक है वह आरबीआई से उधार लेती है, यानी आरबीआई उसको क्या करती है, इंटरेस्ट पर उधार देती है, अन्य बैंकों को धनराशि उधार देती है। उसके बाद दूसरा में है किसी देश के गिनी गुणांक के एक का मान का अभिप्राय है उस देश की जनता में प्रत्येक क्या है, पूर्णतः समान। देखिए अब आपको समझना होगा कि गिनी गुणांक क्या है। तो मुख्यतः जो गिनी गुणांक है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी मतलब आय की विषमता को मापने का सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक होता है, जिसमें आय के जो वितरण होता है उसकी विषमता को हम लोग माप सकते हैं। तो जो क्या होता है, यह मुख्यतः 0 से 1 के बीच होता है। 1 अधिकतम को दिखाता है और 0 न्यूनतम को दिखाता है। तो वही कह रहा है किसी देश के गिनी गुणांक से क्या अभिप्राय हुआ कि आय के वितरण की विषमता के माप के लिए जो सबसे प्रचलित विधि है वही गिनी गुणांक कहलाता है। और रेपो दर क्या होता है, रेपो दर होता है जो अन्य बैंक भारतीय बैंक से धनराशि उधार लेती है। तो यह दोनों वक्तव्य सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखिए। 65 में कह रहा है 165 में, हाल ही में भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में एमसीएक्स और एसएक्स क्या है। तो एम से हो गया ये हो गया ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यही है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। यह मुख्यतः क्या है, यह स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। जिस प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रथम पर, द्वितीय पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसके प्रकार भारत में तृतीय सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कौन, यही एमसीएस एसएक्स जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे यह क्या है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 में देखेंगे, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। अब बताइए कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कौन सा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घटित हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। अब बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, याद करिए कब, 1956 ईस्वी में 243 कंपनियों को एक साथ मिलाकर क्या किया था, एलआईसी का निर्माण किया जाता है।
उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, पहले आप जानने होगा भारतीय स्टेट बैंक क्या होता है। 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में जाना जाता है, जो पहले इंपेरियल बैंक के रूप में जाना जाता था। वह कब? 1921 ईस्वी में इसे इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। फिर 1955 में क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक हो गया, और इसका जो राष्ट्रीयकरण 1959 ईस्वी में किया जाता है। आगे बढ़िए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम कब आता है? यह आता है 1934 का अधिनियम। वही बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत क्या किया गया? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तीनों में से सबसे आगे है। फिर पहली पंचवर्षीय योजना 1951। अब आप बताइए कि सबसे पहली घटना कौन होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम 1934 ईस्वी का पारित होता है। नेक्स्ट देखिए 167, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना। इधर देश है और इधर स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आशा करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से आप परिचित होंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मतलब उसका मतलब होता है किसी कंपनी के खरीदे गए शेयर को जब कोई निवेशक किसी अन्य इच्छुक निवेशक को बेचना चाहे, तब इस प्रक्रिया में एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था पड़ती है, और वह प्लेटफॉर्म क्या करता? इन दोनों निवेशकों में संपर्क स्थापित करता, वही स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो जापान का हम लोगों ने देखा था कि निक्की है, इस निक्की में कितने बड़ी कंपनियां थी? 253 बड़े कंपनियां थी निक्की। तो जापान का स्टॉक एक्सचेंज निक्की बिल्कुल सही है। सिंगापुर, सॉकॉम, सिंगापुर नहीं पढ़े थे, चलिए इसको बाद में चर्चा करेंगे। यूके का क्या था? एफ टी एस ई था। एफ टी एस ई का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंतर्गत में कितने कंपनियां लिस्टेड थी? 100 कंपनियां, जो कि यूके का था, इसका लंदन में था। फिर यूएसए में हम लोग क्या देखे थे? यूएसए में देखे थे एक डी जॉन्स करके देखे थे। डी जॉन्स भी अमेरिकी का स्टॉक एक्सचेंज है, और नेस्डॉक भी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। ये सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोच्च पर नेस्डॉक आती है, जिसमें लगभग 3200 कंपनियां लिस्टेड है। तो कौन कौन सही है? 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 सही नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 168 में क्या है? वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो भारत में बैंक हैं मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। तो बैंकों का हम लोगों ने देखा था कि जो वाणिज्य बैंक है मुख्यतः 2 प्रकार के। एक कौन कौन था? एक अनुसूचित बैंक था और एक गैर अनुसूचित था। अनुसूचित बैंक का अर्थ कौन था? जो भारतीय अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची के तहत रजिस्टर्ड था, वो अनुसूचित था। जो भारतीय अधिनियम 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में नहीं था, वो गैर अनुसूचित था। अनुसूचित में कौन कौन बैंक था? जिसमें हम लोगों ने देखा था एसबीआई बैंक था, राष्ट्रीयकृत बैंक था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, और चौथा विदेशी बैंक था, और पांचवा क्या था? निजी बैंक, जिसको आप कह सकते हैं अन्य अनुसूचित बैंक, निजी बैंक के। तो वही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी स्थापना कब किया जाता है? इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की जाती है। कब? नरसिम्हा समिति का गठन, मतलब नरसिम्हा समिति के गठन के बाद इस क्षेत्रीय बैंक का गठन किया जाता है, और इस बैंक का भी गठन एक अध्यादेश को लाया जाता है। वही 1975 ईस्वी में अध्यादेश लाकर इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाता है, और 1976 ईस्वी में इसको कानूनी अधिकार दिया जाता है। इस बैंक का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वाणिज्य और व्यापार, उद्योग तथा अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना, ये होता है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र बैंक का। कौन कौन सा क्षेत्र में? कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादन गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़कर उनका विकास करना होता है। इनका जो स्वामित्व होता है, यह किनके अधिकार में होता है? तो इसका जो स्वामित्व होता है, यह 3 निकायों के अंतर्गत में होता है। एक क्या होता है? पहला सरकार के अंतर्गत में, दूसरा प्रायोजक बैंक के संबंध में, और तीसरा संबंधित राज्य। सरकार के पास 51% इसका स्वामित्व होता है, और प्रायोजक बैंक के पास 35%, और संबंधित राज्य जो राज्य में 15% होता है। इस तरह से इसका स्वामित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो सकता है यह भी प्रश्न पूछ दिया जाए, जो इसका निकाय होता है वह मुख्यतः किन लोगों के पास होता है, तो वह भी आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 169 में है, निम्नलिखित युग्म दिया हुआ है, एक तरफ बृहत बैंक है और दूसरे तरफ उत्पत्ति का देश है। तो आपको बताना है ये जो बैंक है, बृहत बैंक, उत्पत्ति देश, कौन कौन सा सही है। पहला है, देखिए पहला बैंक है ABN-AMRO। ये जो ABN-AMRO बैंक है, यह कहाँ? यह एम्स्टर्डम में है, यह नीदरलैंड्स का बैंक है। और आपको हम बता दें, यह यूरोपीय क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा नहीं, मतलब बड़े क्षेत्र में आता है, सबसे बड़ा नहीं कह सकते। ये 8वें नंबर पर यूरोपीय देश में सबसे बड़ा बैंक आता है। पूरा वर्ल्ड में ये 15वें नंबर पर आता है। तो आप सोच सकते हैं ABN-AMRO जो कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। तो यहाँ पर तो USA दिया हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा बैंक है? उसके बाद बारक्लेस बैंक, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं BARCLAYS,
बार्कलेज बैंक। बार्कलेज बैंक कहाँ है? यह बार्कलेज बैंक यूके लंदन में है। बिल्कुल सही बात है। यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। कौन? बार्कलेज बैंक। और उसके बाद कुरकार्मन बैंक। कुरकार्मन बैंक कहाँ है? वह जापान में है। तो यह गलत है। कुरकार्मन बैंक जापान में नहीं, यह अमेरिका में है। तो यह इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो हम लोगों ने सिर्फ देखा था कौन? क्लारेकल बैंक, जो था ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका देख लीजिए, आप मिलान कर लीजिए, केवल 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 में। अगर वो यूरोप रहता, कौन? MABN जो था MRO, तो हो जाता, वह भी सही। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में रुपये का अवमूल्यन 3 बार किया जाता है। 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में सबसे पहले बार क्या किया जाता है? रुपये का अवमूल्यन। उसके बाद 1966 ईस्वी में और अंतिम बार 1991 ईस्वी में। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1991 ईस्वी में रुपये का मूल्यन 2 बार किया जाता है। एक बार 9% का कमी किया जाता है और दूसरे बार 11% का। तो हो सकता है प्रश्न वह भी पूछे। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो 2 बार अवमूल्यन कब किया जाता है? वह किया जाता है 1991 ईस्वी में। अब आपके माइंड में उठ रहा हुआ कि बी में भी 91 है और सी में भी है, तो कौन सा वित्तीय वर्ष मारना है? हम आपको बता रहे हैं कि जुलाई में क्या हुआ था? इसका अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई को। तो अब जुलाई है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष में आएगा? तो वह आ जाएगा 91 से 92 वाला वित्तीय वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष होता है क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो मार्च के बाद आ रहा है ना, तो इसलिए बीच में है, तो 91-92 सेशन में आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है? अब बताइए, भारत में कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है? तो मुद्रा आपूर्ति का कार्य किसका है? वह रिजर्व बैंक का कार्य है, RBI का। RBI के और कौन से कार्य हैं वह भी देखना होगा। प्रश्न वह भी कभी कभी ऑप्शन में डाल देता है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो RBI का जो कार्य है, पहला नोटों का निर्गमन करना, यानी नोट को इशू करना। फिर बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना। उसके बाद साख नियंत्रण करना, यानी क्रेडिट नियंत्रण करना। ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है। तो मुद्रा पूर्ति वही है, नोटों का निर्गमन इशू करना, यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। तो कौन पूर्ति करता है? यह केवल 1 हो जाएगा। नाबार्ड बिल्कुल नहीं करता, भारतीय स्टेट बैंक भी नहीं, व्यापारिक बैंक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173 में। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचांक का आधार 1993 से हटाकर क्या कर दिया जाए? देखिए, थोक मूल्य सूचांक का आधार, अब आपको माइंड में उठा हुआ ये थोक मूल्य सूचांक होता है क्या? देखिए, थोक मूल्य सूचांक वह सूचांक है जहाँ पर क्या होता है? वस्तुओं का और सेवाओं का, जहाँ पर क्या किया जाता है? औसत मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो आखिर यह औसत मूल्य क्यों निकाला जाता है? तो मुद्रास्फीति का जो मापन है सामान्य मूल्य सूचांक के द्वारा किया जाता है। तो उसमें मुख्यतः क्यों किया जाता है? क्योंकि सामान्य मूल्य सूचांक जो होता है, वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत मूल्य में होने वाले बदलाव, जो भी वस्तु है और सेवा है उसके औसत मूल्य में जो होने वाला बदलाव है वह इन्हीं माध्यम से किया जाता है। कौन माध्यम से? 2 माध्यम से। थोक मूल्य सूचांक, जिसको हम लोग WPI कहते हैं, और एक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भारत में जो है क्या किया जाता है? जो मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है वह किस पर किया जाता है? वह किया जाता है WPI पर, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में थोक मूल्य सूचांक भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि थोक मूल्य सूचांक को निकालने के लिए एक आधार वर्ष का चयन किया जाता है और इससे सूचांक का मान 100 रखा जाता है। इस मान के आधार पर वर्तमान या चालू वर्ष का सूचांक की गणना किया जाता है। तो वही है जो इसका जो पहले 93-94 था इसका आधार वर्ष, उसको बढ़ाकर 2004 और 5 कर दिया गया। और हम आपको बता दें कि ऑप्शन में कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, भारत में जो ये क्या बोलिएगा मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका मूल्य किया जाता है? थोक मूल्य सूचांक का, कि ये CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो ऑप्शन उसका सही होगा थोक मूल्य सूचांक। तो वह भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 74 में, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव करता है? कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के नगद कोष, यानी जो हम लोग देखे थे CRR, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको नगद के अलावा आप नगद कोष अनुपात की जगह नगद आरक्षी अनुपात भी कह सकते हैं, नगद निधि अनुपात भी कह सकते हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात में अगर कमी किया जाएगा, तो पहले आप अब समझना होगा कि नगद आरक्षी अनुपात होता क्या है। नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है?
यह क्या होता है कि कोई भी जो वाणिज्य बैंक होती है, जो मतलब कोई भी बैंक कहिए, जो अपने जमा राशि का कुछ प्रतिशत और कुछ अनुपात जब वह क्या करती है, रिजर्व बैंक में जमा कर देती है, पूंजी को रख देती है, तो वह कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, नगद आरक्षी अनुपात कहलाता है। अब बताइए, जब नगद अनुपात, जब वह प्रतिशत राशि जो वह अपने जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखता है, जब वह कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि साख सृजन क्रेडिट का क्या होगा, वह वृद्धि होगा। यह आगे भी प्रश्न देखने को मिलेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक जब नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर दे या फिर अत्यधिक वृद्धि कर दे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जब वह वृद्धि कर देगा सीआरआर के पास, तो यानी जो भी वाणिज्य बैंक रहेगी, जो अपने प्रतिशत या जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत या अनुपात जो रिजर्व बैंक के पास रखेगी वो बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास उधार देने के लिए राशि कम हो जाएगा, तो वह हो सकता है वह भी प्रश्न बने। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो इससे 2-3 प्रश्न बन जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 175 में 169 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। और एसबीआई का कब किया गया था, वह 1975 ईस्वी में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाने गए, फिर 1969 ईस्वी में किया जाता है। इसमें शायद 8 प्रादेशिक बैंकों को मिलाकर उसको कर दिया जाता है एक में। नेक्स्ट देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि बीमा क्षेत्र के नियंत्रण के लिए कौन सा बैंक है, आईआरडीए। आईआरडीए का मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, देखिए ध्यान से उठ गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही होता आईआरडीए। अब आईआरडीए की स्थापना कब होता है, आईआरडीए की स्थापना होता है वह 2000 ईस्वी में। कौन सी समिति के, मल्होत्रा समिति का गठन किया जाता, उन्हीं के सिफारिश पर क्या किया था, 2000 ईस्वी में 19 अप्रैल 2000 को आईआरडीए की स्थापना होती। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा जो पॉलिसी धारकों हैं उनके हितों का संरक्षण करना, ये काम है आईआरडीए का। तो हो सकता है यह भी कभी ऑप्शन में डाल दिया, आईआरडीए का निम्नलिखित में से क्या काम है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन मतलब होता है नियंत्रण करना, उसके बाद संवर्धन तथा पॉलिसी धारकों का हितों का संरक्षण करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सेबी भी है, सेबी हम लोग पढ़े थे। सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी की स्थापना 1992 में हो जाती है, और यह 1992 में अध्यादेश ला करना इसको वैधानिक प्रदान किया था। इसकी स्थापना तो 1988 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा कब मिलता है, वह 1992 में एक अध्यादेश को लाने के बाद। तो यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, सेबी का क्या कार्य है। सेबी का हम लोग देखे थे, इसका क्या कार्य है, इसका जो कार्य है प्रतिभूति बाजार का क्या करना, विनियमन करना तथा जो ग्राहकों हैं उनको हितों का संरक्षण करना, यानी शेयर मार्केट्स को जो होता है उसमें प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री होता है उसको कंट्रोल करना, इससे भी का ही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 177 में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होते हैं। और आप बताइए वित्त मंत्रालय के सचिव क्या हैं, हमारे अनुसार तो टीवी सोमनाथन ही होने चाहिए। क्या आप एक बार देख लीजिएगा, क्या टीवी सोमनाथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 में मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में असत्य क्या है। अब इन्फ्लेशन क्या है, पहले आप इन्फ्लेशन को जानिए। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाता है तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा प्रसार करते हैं। जो एक समय जिम्बाब्वे में हुआ था, वहाँ की क्या हो गया था, जब अर्थव्यवस्था खराब था तो वहाँ की केंद्रीय बैंक क्या कर दी, मुद्रा छापना स्टार्ट कर दी, और मुद्रा अत्यधिक छप जाने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था क्रैश कर गई और लास्ट में अमेरिकी डॉलर को अपनाना पड़ा। तो वही था, वो दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखें। तो अब कर आप समझिए, कर मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है। बिल्कुल सही बात है कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगा, यानी मुद्रा का मूल्य कम जाएगा, स्वाभाविक सी बात है वस्तुओं का मूल्य वृद्धि कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त है। 2 में पढ़िए, भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक मूल्य सूचांक के आधार पर की जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन का जो मापन है वह क्यों किया जाता है, पहले ये समझेंगे। तो इन्फ्लेशन का मापन इसलिए किया जाता है, सामान्य मूल्य सूचांक का मापन, ताकि वस्तु और सेवाओं का जो औसत जो मूल्य है, जो उसमें बदलाव आया, उसका मापन किया जा सके। तो जो वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत मूल्य में जो वार्षिक बदलाव आ रहा है, उसका जो मापन 2 आधार से किया जा रहा था। एक किया जा रहा था थोक मूल्य सूचांक पर, और दूसरा किया जा रहा था CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर।
तो एक WPI पर और एक CPI पर। तो यह भी सही है। मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक मूल्य सूचांक पर किया जाता है भारत में, तो इसी पर किया जाता है, क्योंकि एक प्रश्न इससे भी पूछ दिया जाता है। ऑप्शन में क्या करेगा, ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा WPI और CPI, तो आपको क्या मारना है, आपको CPI मारना, सॉरी WPI थोक मूल्य सूचांक मारना। CPI इसलिए नहीं मारना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उसमें सेवाओं को ले लिया जाता है, और सेवाओं को ले आने के कारण क्या हो जाता है, उसकी जो अस्थिरता होती है उसको बहुत एकत्र करना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें मुख्यतः खुदरा बाजार के स्तर पर इसको मापा जाता है CPI को, तो वह होगा थोक मूल्य सूचांक। तो बिल्कुल सही है बी नंबर। सी में हम लोग देखते हैं क्या करा है, मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खरीद कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो कह रहा है कि मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खरीद कीमतों पर भी ध्यान रखा जाता है, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी में कह रहा है कि मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना है, घटना नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मुद्रा प्रसार का दर नीचे जाने का अर्थ है क्या, कीमत में बढ़ोतरी करना, घटना नहीं। तब इसका पर्याप्त आंसर क्या हो जाएगा, इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ऐसे हम तो सब क्वेश्चन जितना भी आ रहा है उसमें हम आपको बताते चल ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 178 में हमने इसका आंसर क्या बताया, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है, तो असत्य कौन सा है कि असत्य हो जाएगा मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर मुद्रा प्रसार का है दर नीचे जाने, अगर मुद्रा प्रसार का दर नीचे जाएगा तब क्या होगा, कीमतों का घटना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। जैसे मुद्रा प्रसार में क्या होता है, जो मुद्रा प्रसार का मतलब होता है इन्फ्लेशन, उसी को संकुचन बोलते हैं। जब उसमें कमी आएगा तब क्या होगा, कीमतों का घटना नहीं होगा। तो कीमत का घटना, कीमत भी तो उसमें आएगा ना, बदलाव घटेगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 178 का सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुख्यतः उसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, और मुद्रा के मूल्य के कम के कारण उसका जो वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है। तो जब मुद्रास्फीति कम आएगा, उसका दर नीचे जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वस्तुओं की कीमत का क्या होगा, कीमत का घटना नहीं होगा। यही गलत है, कीमत तो घटेगा ना थोड़ा जब नीचे आएगा। तो उसके बाद सी क्यों सही होगा, क्योंकि मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। कि आपको यह मालूम होगा कि खुदरा कीमतों क्या हो गया, जो मुद्रा प्रसार के लिए हम लोग अभी देखा था। मुद्रा प्रसार के लिए जो मापन है उसका दो विधि से मापन किया जाता है मुख्य रूप से, एक WPI से और एक CPI से। CPI में क्या रखा जाता था, खुदरा कीमतों को लिया जाता था, तो वह भी तो आधार है ना, उसको भी रखा जाता है ना। हाँ यह जरूरी है कि भारत में जो मुख्य जो है मूल है, जो थोक मूल्य सूचांक है, लेकिन कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी तो ध्यान में रखा जाता है। दोनों विधि का तो प्रयोग होता है, इसलिए सी भी सही है और डी नंबर गलत है। तो क्या हो जाएगा, इसका जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। देखिए वॉल स्ट्रीट क्या था, मुख्यतः जो वॉल स्ट्रीट है यह पहला अस्थाई स्थल किसका है, न्यूयॉर्क सिटी का, यानी न्यूयॉर्क का यह पहला अस्थाई स्थल था वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहला, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी यह जाना जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 में। 180 में कह रहा है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1977, 1976, 1974, 1975। तो प्रथम ग्रामीण क्षेत्र बैंक की स्थापना हुआ 1975 ईस्वी में की जाती है। 1975 ईस्वी में कैसे की जाती है, हम लोगों ने देखा था कि जो इसकी स्थापना है वह 26 सितंबर 1975 ईस्वी को एक अध्यादेश के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। वह किनके अध्यक्षता में, वह 1975 में नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, इस क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में नरसिम्हन समिति की तो अनुशंसा पर की जाती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग विकास करना, यही इनका मुख्य कार्य होता है। और इसका जो निकाय होता है वह मुख्यतः 3 निकाय होता है। जो किनके पास स्वामित्व होता है, स्वामित्व 3 निकाय में होते हैं। वह एक सरकार के पास होता है इसका,
और दूसरा होता है प्रायोजक बैंक के पास, और तीसरा होता है निजी बैंक के पास। सरकार के पास इसका स्वामित्व कितना होता है, वह होता है 50%, और प्रायोजक बैंक के पास कितना होता है, वह होता है 35%, और जो शेष बच गया राज्य संबंधी बैंक का, उसके पास 15% होता है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है। देखिए 181 में किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हम लोगों ने देखा था नाबार्ड की स्थापना कब किया था, वह 1982 में। वह कौन सा समिति के, ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पर, वही 12 जुलाई को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर क्या किया जाता है, यह नाबार्ड बैंक की स्थापना किया जाता है। और इस समय याद करिए जो नाबार्ड के बैंक की स्थापना किया था उस समय कौन होते हैं, चौधरी चरण सिंह होते हैं उधर उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के रूप में। उन्हीं के समय में यह प्रस्ताव को पारित किया जाता है, उसके लेके बात किया जाता है और वह स्थापना होता है। हाँ वो अलग बात है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अगर बनते तो किसानों की स्थिति शायद कुछ और होती। तो इसका हो जाएगा शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 अप्रैल 1982 ईस्वी को किया जाता है, 12 जुलाई अप्रैल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 में कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब समझिए ध्यान से, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कॉन्टेंशन, तो NASDA का नाम जाना जाता है, NASDAQ का नाम ही होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कॉन्टेंशन के नाम से आता है। यह अमेरिकी शेयर बाजार है, बिल्कुल है। नेस्डैक हम लोगों ने देखा था कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है, 3200 कंपनियां रजिस्टर्ड है। उसके बाद निक्की टोक्यो शहर शेयर बाजार का, निक्की के अंतर्गत में कितने कंपनियां, निक्की के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था शायद 225 कंपनियाँ थी। क्या हम सही हैं? सही होगा, निक्की के अंदर उतना ही था, 225 बड़ी कंपनियाँ। उसके बाद है SPCNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। चलिए इसको रहने दीजिए, आगे पढ़ते हैं। डी में पढ़ते हैं। डी में करा हांगकांग शेयर बाजार में बृहत्तम कंपनियों की दैनिक परिवर्तन को हैंग सेंग इंडेक्स दर्ज करता है। बिल्कुल सही बात है, जो हांगकांग शेयर बाजार में है उसको कौन करता है, वह हैंग सेंग इंडेक्स दर्ज करता है। लेकिन जो SP एंड CNX, SP बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, CNS निफ्टी यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन इसमें 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बॉम्बे स्टॉक के पास तो 30 ऐसे हो गया, फिर CNX के पास अलग है। नेक्स्ट देखिए 183 में करा थोक मूल्य सूचांक। अब बताइए थोक मूल्य सूचांक क्या है? यह मुद्रा स्फीति मापने का सूचांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से संबंधित कथन पर विचार करिए। यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं बात किया गया कि कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है इसलिए इसे मुद्रास्फीति का संकेतक के रूप में लिया गया, ऐसा नहीं है। बी में पढ़ते भारत में साप्ताहिक थोक मूल्य सूचांक, जो भारत में साप्ताहिक थोक मूल्य सूचांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। यह बिल्कुल सही है। जो साप्ताहिक थोक मूल्य सूचांक के संकलन और प्रकाशन का जो कार्य है वह किसको सौंपा गया है, वह आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होना चाहिए केवल 2। अच्छा एक को फिर से पढ़ लेते हैं। यह कीमत आंदोलन की व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है। हाँ बिल्कुल सही है ना, क्योंकि जो ये क्या है, कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ तो नियंत्रित रखता ही है। नियंत्रित रखने का कार्य इसी के माध्यम से किया जाना, क्योंकि उसमें वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत जो मूल्य में जो बदलाव आता है उसी के लिए इसमें इसका थोक मूल्य सूचांक का उपयोग किया जाता है। ऐसे तो मुद्रास्फीति के मापन के लिए 2 विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सबसे मूल्य और सबसे जो क्या है उपयोगी है वह थोक मूल्य सूचांक है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति का संकेतक के रूप में लिया गया। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो क्या है मुद्रास्फीति का जो मापन है मुख्यतः सामान्य मूल्य सूचांक के द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति का मापन सामान्य मूल्य सूचांक वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्यों में होने वाले बदलाव की माप करता है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक आधार वर्ष का चयन करते हैं और उसके सूचांक का मान 100 रखते हैं। इस मान के आधार पर ही वर्तमान चालू के सूचांक की गणना की जाती है, तो इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 184 में करा भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य था, एक यह भी कार्य था ना, नोट का निर्गमन करना, इशू करना। तो वह जो इशू होता था वह न्यूनतम
आरक्षित प्रणाली के माध्यम से होता था, यानी मिनिमम रिजर्व रेशियो। इस आरक्षण को निधि भी कभी कभी कहा गया था। अगर ऑप्शन में रह जाएगा न्यूनतम निधि प्रणाली, वह भी सही होगा। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, तो इसी के माध्यम से मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न पूछता रहता है। नेक्स्ट देखिए 185 में, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? अब देखिए मुद्रा का मूल्य और कीमत, अब बताइए जब मुद्रा का मूल्य जब घटेगा तब क्या होगा? जब मुद्रा का मूल्य घटेगा तब उसका कीमत में बड़ी वृद्धि आएगा। कैसे? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है? उसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, और उसी का मुद्रा अस्फीति हम लोग लेते हैं, डिफ्लेशन लेते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है? उसमें होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं कि क्या हो रहा है? मूल्य और कीमत दोनों के बीच उसका अपोजिट हो रहा है। अगर यह गिर रहा है तो यह बढ़ रहा है, और यह बढ़ रहा है तो यह गिर रहा है, तो प्रतिलोम इसका उचित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या था? स्टैगफ्लेशन में हम लोगों ने देखा था जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की दर भी ऊंच हो जाए और मंदी का भी दर ऊंच आए, तो उसी को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब इस ऑप्शन में कहाँ है? पहला मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यह है, मुद्रास्फीति और गतिरोध दोनों उत्पन्न हो जाता है, वही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी मुद्रास्फीति के साथ साथ जब बेरोजगारी की दर उच्च हो जाती है या मंदी हो जाता है तो वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 87 में, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? अब कह रहा है बैंकिंग संगठन का नाम कौन सा नहीं है? HDFC बैंक है, निजी बैंक है, IDBI ये भी निजी बैंक है, येस बैंक, लेकिन सेबी क्या है? बैंकिंग संगठन है? यह नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह क्या है? यह प्रतिभूति बाजार का विनियमन करता है, उसको संवर्धन करता है तथा ग्राहकों के हितों का संरक्षण करने का काम सेबी का है। तो यह इस तरह से क्या होगा? इसका जवाब सेबी ही होगा, जो क्या है मतलब बैंकिंग नहीं है। ये सेबी का स्थापना कब होता? वह होता 1988 ईस्वी में, और 1992 ईस्वी में इसको क्या किया जाता है? एक अध्यादेश लाकर इसको वैधानिक निकाय बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका जो कार्य होता है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमन तथा विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में देखिए, भारत में सिक्के जारी किए करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में जो सिक्का जारी किया जाता है वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए जो टकसाल हैं वो कहाँ कहाँ है? एक तो कोलकाता में है, और दूसरा कहाँ है? दूसरा है कोलकाता के बाद आ जाइए हैदराबाद में है। हैदराबाद के कहाँ? एक नोएडा में है, और कहाँ बच गया? हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, और एक देखिए टकसाल कहाँ है? कहाँ है? मुंबई है, एक मुंबई है। 4 गो हो गया, यही 4 जगह थे। क्या हो जाएगा? सिक्के कौन जारी करता है? वह कौन अधिकृत है सिक्के जारी करने के लिए? कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, भारतीय वित्त मंत्रालय। हमने बोला ना भारत सरकार इसके लिए अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय के तहत होगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 में। 189 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? अब देखिए प्राइवेट बैंक, अब प्राइवेट बैंक क्या होता है पहले उसे हम लोग जानेंगे। प्राइवेट बैंक को हम लोग निजी बैंक भी कहते हैं। निजी बैंक वह होता है जिसका जो स्वामित्व होता है किसी निजी व्यक्ति के पास में होता है, और जो सार्वजनिक बैंक होता है उसका जो स्वामित्व होता है वह किसके पास होता है? वह सरकार के पास में होता है, यानी उसका हिस्सेदारी 51% सरकार के अधीन में होता है। वही अंतर है दोनों में। तो अब यह जो प्राइवेट बैंक है वह किसके अंतर्गत में आता है? अब आपके माइंड में उठ रहा होगा, तो हम लोगों ने देखा था वाणिज्य जो बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, और गैर अनुसूचित कौन होते हैं? जो भारतीय अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते, वो गैर अनुसूचित कहलाते हैं। जिसमें सहकारी बैंक आ गया, राज्य स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, वह सहकारी बैंक है। और इधर में आ गया अनुसूचित बैंक में कौन कौन आ गया? अनुसूचित बैंक में भारतीय स्टेट बैंक हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, विदेशी बैंक, और वही 5वां निजी बैंक है जो प्राइवेट बैंक है। तो कौन सा एक प्राइवेट बैंक? ओरिएंटल बैंक तो क्या है? वह पब्लिक सेक्टर का, सब तो पब्लिक सेक्टर का है। यह राष्ट्रीयकृत बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी, साउथ इंडियन बैंक, यह जो प्राइवेट बैंक के अंतर्गत में आता है। कौन कौन प्राइवेट बैंक में और आता है? एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, और कौन? ICICI बैंक, ये सभी बैंक जो हैं, यस बैंक, महिंद्रा कोटक बैंक, ये सभी निजी बैंक हैं। नेक्स्ट देखिए
देखिए, निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक में अंतर यही है कि निजी बैंक का जो स्वामित्व होता है वो किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, और लेकिन सार्वजनिक बैंक का उसका स्वामित्व 50% से अधिक 51% का वह सरकार के पास में होता है। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में? अब बताइए कोलकाता में किस बैंक का मुख्यालय है? तो वह है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का। अब यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक आपके माइंड में उठाओ कौन सा बैंक है? तो यह यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यह राष्ट्रीयकृत बैंक ही है। पंजाब नेशनल बैंक का कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक का ये है न्यू दिल्ली में। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ है? बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई है। कॉर्पोरेशन बैंक का मंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 में हम लोग देखते हैं। 191 में है कि आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का नियामक है। उसके बाद आरबीआई 1870 से कार्य करना प्रारंभ की थी। उसके बाद भारत आरबीआई स्वयं सहायता समूहों का नियंत्रण करता। आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा का आरक्षित करता। करा कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, भारत तो बैंकों का जरूर क्या करता है, विनियामक करता है, लेकिन प्रतिभूति बाजार का करता है नहीं। प्रतिभूति बाजार शेयर मार्केट इसका कौन करता है? इसका सेबी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी में पढ़िए, आरबीआई 1870 से कार्य करना स्टार्ट की थी, बिल्कुल गलत है। वह 1935 से काम करना स्टार्ट की थी। वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत क्या किया गया? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। तो यह भी गलत। भारत में आरबीआई स्वयं सहायता समूहों को नियंत्रण करता है। स्वयं सहायता समूह बिल्कुल नहीं, जो आरबीआई स्वयं समूह सहायता का नियंत्रण नहीं करता। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित करता है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई के जो कार्य थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? पहला देखा था कि नोटों का निर्गमन करना, दूसरा हम लोगों ने देखा था बैंकर के रूप में कार्य करना, तीसरा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी मुद्रा का विनियमन करना, उसके बाद क्या करना? साख को नियंत्रण करना। तो ये सभी उसके कार्य में आता था। तो यह भी है ना, विदेशी मुद्रा पर आरक्षित रखता है, सही बात है। नेक्स्ट नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92 में भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। अब देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। हम लोगों ने अभी देखा था ना कि जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है क्या है? वह जो नोट का निर्गमन करना, बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकारी बैंकर के रूप में, बैंकों का बैंक के रूप में विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, उसके बाद साख नियंत्रण करना। अब देखिए, साख नियंत्रण करना यह भी इसका कार्य है, यानी क्रेडिट कंट्रोल। यह मुख्यतः किस लिए किया जाता है? यह आर्थिक स्थिरता के लिए किया जाता है, और विनिमय स्थिरता के लिए तथा मूल्य स्थिरता के लिए। वही आर्थिक, मूल्य और विनिमय, ये तीनों की स्थिरता को लाने के लिए ही क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था ना कि आरबीआई अगर क्या करे, उसके पास सीआरआर घटा दे, तब क्या हो जाएगा? जो साख नियंत्रण होगा, वह जो साख होगा, क्रेडिट होगा, वह घटा देगा तो बढ़ जाएगा, और बढ़ा देगा तो घट जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही सीआरआर को बढ़ाएगा, सीआरआर होता क्या था? सीआरआर था कि कोई भी वाणिज्य बैंक के पास जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत और अनुपात जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता, वो सीआरआर कहलाता था। तो जब उसमें क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो असर तो पड़ेगा ना, क्योंकि जितना कम लेगा आरबीआई उतना वो बैंकों को, वह क्या करेगी, वाणिज्य बैंक ग्राहकों को उधार ज़्यादा देगी, पैसे उसके पास ज़्यादा होंगे। तो ये उसके कनेक्टिविटी है। तो साख नियंत्रण आरबीआई हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए 93 में, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब देखिए, पहले समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। किसी भी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विशेष उद्देश्य कौन कौन सा? जैसे स्थिरता, विनिमय दर, रोजगार, आर्थिक विकास दर की बढ़ोतरी जैसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी आम भाषा में आप कह सकते हैं, मुद्रा का जो प्रचार, जो मुद्रा का जो प्रसार और संकुचन जो किया जाता है, उसी संकुचन मतलब मुद्रा का प्रसार और संकुचन के प्रबंधन को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यह काम किसके द्वारा है? वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। वह क्यों किया जाता है? वह खासकर इसलिए किया जा सकता है ताकि क्या कर सके, वो स्थिरता को बनाए रह सके, विनिमय दर में भी स्थिरता रखे, रोजगार, आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी हो, इसके कारण वो जरूरी है। नेक्स्ट देखिए 94। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ रिलेटेड क्यूरी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको डाउट क्लियर करने का। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, आरबीआई द्वारा, व्यापारिक बैंक के द्वारा। अब देखिए, मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या हो गया? नोट
जिसको हम लोग बोलते हैं नोट का निर्गमन। तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य थे वह कार्य क्या था, मुद्रा का निर्गमन भी करना। मुद्रा का निर्गमन कहने का मतलब हो गया क्या करना, नोट को इशू करना। और क्या क्या कार्य थे आरबीआई का, जिसमें हम लोगों ने देखा था सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। उसके बाद क्या था, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करना। तो उसी में है मुद्रा आपूर्ति। तो क्या आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 95 में, 195 में करा, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली मुख्य संस्था क्या है। अब बताइए, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का कार्यक्रम को वह कौन है, नबार्ड है, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंक है, एबीआई बैंक है, तो वह हो जाएगा नबार्ड। अब देखिए नबार्ड की स्थापना कब की जाती है, नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की जाती है। कौन सा समिति की, शिवरामन समिति की अध्यक्षता में उसका गठन किया जाता है। इसका जो गठन होता है, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है नबार्ड का, यह जो नबार्ड का जो मुख्य रूप से जो कार्य होता है वह ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था सबसे बड़ी बात है, जो क्या करती है, मतलब जैसे कह दीजिए कि उसका जो काम है क्या करना, उनके वित्तीय संस्था, उसके वित्तीय संस्था कौन कौन है नाबार्ड का, जैसे राज्य भूमि विकास बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये उसकी क्या है, वित्तीय संस्थाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से वो क्या करती है, वो लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वित्त करके सुविधाएं प्रदान करती है, जो पुनः ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण प्रदान करती है। तो यही है उसके ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन है, नाबार्ड है। इसकी वित्तीय जो वित्तीय संस्थाएं, उनके वित्तीय संस्थान जैसे राज्य भूमि विकास बैंक पहले हम लोगों ने देखा था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यही इसी के हैं वित्तीय संस्थाएं। नेक्स्ट देखिएगा 196 में का, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली ये होता क्या है, देखिए, यानी कहने का मतलब जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकक के सापेक्ष क्या किया जाता है, दसवीं और दशमांशों में होती है। यानी दसवीं में जैसे क्या हो गया, इकाई हो गया, दहाई में 100 हो गया, आहो इकाई में 1 हो गया, दहाई में 10 हो गया, कहीं दहाई सैकड़ा में 100 हो गया, हज़ार में 4 हो गया। तो यही हो गया दार्शनिक प्रणाली, यानी किसी मानक एकक के सापेक्ष क्या दसवीं या दशमांशों में होती है। इस प्रकार के मानक क्या होते हैं, एक हैं, उसी के जो दार्शनिक हो गया दहाई 100, उस प्रकार के प्रणाली कब भारत में वो शुरू किया था, वह 1957 में स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 97 में, ग्रामीण बैंक के कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना किए गए थे। कब किए गए थे, वह 1975 ईस्वी में। वही 1975 ईस्वी में किया गया था, जब क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया जाता है, वही 1975 ईस्वी में किया जाता है। नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर 1975 ईस्वी में एक अध्यादेश को लाकर किया जाता है और उसको 1976 में कानूनी अधिकार भी दिया जाता है। उसी में क्या क्या आता है, फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है। तो जो फेडरल बैंक है वह किस देश का है, तो जो फेडरल बैंक है वह ब्रिटेन का है। तो बैंकों का सॉरी फेडरल हम बोल दिए ना, जो फेडरल होगा ब्रिटेन का नहीं होगा, वह यूएसए का हो जाएगा, मिस्टेक से निकल गया। यूएसए का केंद्रीय बैंक है कौन, फेडरल बैंक, और ब्रिटेन का कौन है, बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इसका केंद्रीय है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 99 में, जिस तरह से भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है ना, उसी तरह यूएसए का जो केंद्रीय बैंक हुआ वह फेडरल बैंक हुआ। ब्रिटेन का क्या हुआ, ब्रिटेन का हुआ बैंक ऑफ इंग्लैंड है। भारत में निजी बैंक का बैंक निम्न में से कौन सा है, बताइए, निजी बैंक का बैंक कौन है, निजी क्षेत्र का बैंक गलती से क्वेश्चन बोल दिए, निजी क्षेत्र का बैंक कौन हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा था कि निजी क्षेत्र का निजी बैंक कौन कहलाते हैं, प्राइवेट बैंक कौन कहलाते हैं, वह बैंक जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है, और उसके तुलना में जो सार्वजनिक बैंक होते हैं उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, यानी उसका स्वामित्व 51%, 50% से अधिक जो होता है स्वामित्व वह सरकार के पास होता है, इसलिए वह क्या होता है, सार्वजनिक बैंक कहलाता है। यही अंतर है निजी और सार्वजनिक में। तो निजी में कौन कौन आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक आ गया। देखिए कोटक महिंद्रा है ना, ये निजी बैंक है। बाकी कॉरपोरेशन बैंक,
फिर आईडीबी, देखिए आईडीबीआई यह भी बैंक है, वाणिज्य बैंक। इस प्रश्न में कुछ और देना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया हुआ। आईडीबीआई भी निजी बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक भी है, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी सिंडिकेट बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ये सभी क्या है, यह राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 में करा, हमारे देश में बैंकों द्वारा समानता अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। देखिए घरेलू सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो भारत में जो फिक्स डिपॉजिट किया जाता है वह किया जाता है कितने दिनों के लिए, वह 10 वर्षों के लिए किया जाता है। 10 वर्ष बोले तो 120 महीना के लिए, यही मैक्सिमम पीरियड है भारत में सावधिक जमा फिक्स डिपॉजिट का। तो यह ध्यान में रखेंगे प्रश्न। नेक्स्ट देखिए 201 में, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। कौन देता है माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति? भारतीय रिजर्व बैंक। तो वह जो कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, जो क्या करता है, आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। विनिमय मतलब हो गया क्रय विक्रय करना, तो वह कौन देता है, आयात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक देता है। नेक्स्ट देखिए भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल होता क्या है, अब हम लोग इसे थोड़ा समझेंगे। यह जो ट्रेजरी बिल है यह शून्य कंपनी प्रतिभूतियां हैं। ट्रेजरी बिल शून्य प्रतिभूति कंपनियां हैं, इस पर कोई लाभ नहीं, मतलब इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है ट्रेजरी बिल पर। ट्रेजरी बिल क्या होता है, छूट पर जारी होता है, यानी इसको छूट पर हम लोग जारी करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी इसका रेट इतना है तो छूट पर जारी कर दिए, 100 रुपया है तो उसको 80 रुपये में जारी कर दिए, 90 रुपये में जारी कर दिए, और परिपक्व यानी समय होने पर उन्हें अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। जैसे आप कोई भी ट्रेजरी बिल लिए, वह 500 रुपये का था, आप 400 रुपये में लिए, उसका समय रखा कि 1 साल बाद, जैसे ही 1 साल बाद होगा तो उस पर आप भुना सकते हैं। तो मुख्यतः जो ट्रेजरी बिल होता है उसका तीन तरह का उसमें समय डाला गया है। कौन कौन समय है, वह पहला जो होगा 91 दिन का होगा, यह मुख्यतः सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी जब सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तब वह ट्रेजरी बिल करता है, यानी लोगों से वो पैसा कर्ज लेता है एक तरफ से, तो ट्रेजरी बिल वही ट्रेजरी बिल कहलाता है। 91 दिन, 182 दिन और तीसरा होता है 364 दिन, यही है ट्रेजरी बिल का सीमा, जो इस 3 समय पर निकाला जाता है, और जैसे ही आपका समय पूरा होगा आप उसको भंजा सकते हैं। तो समझ गए, तो किसके द्वारा बेचे जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा, आरबीआई के द्वारा। देखिए सरकार तो जारी करता है लेकिन बेचता कौन है, आरबीआई। सरकारों के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, उधार लेती है, वही होता है। तो सरकार किसके माध्यम से उधार लेती है, वही ट्रेजरी बिल के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो 203 में क्या कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है देनदारी के लिए, सावधिक जमा धनराशि, मांग जमा धनराशि। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है सावधि जमा धनराशि फिक्स डिपॉजिट, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अब देखिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति, इसी को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, समझे। तो आप ध्यान में रखिएगा, अल्पकालिक यानी जो कुछ समय के लिए जो प्रतिभूति पत्र तैयार किया जाता है वही ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, अभी हम लोग देखिए उसमें क्या होता है, ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होता है, यानी शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होता है, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ट्रेजरी बिल छूट पर जारी होता है, और परिपक्वता यानी समय होने पर उसको अंकित मूल्य पर भंजाया जा सकता है। यह कौन कौन सा जो इसका दिन होता है, कितने कितने दिन के लिए जारी होता है, 91 दिन के लिए पहला, दूसरा 182 दिन के लिए, और तीसरा 364, यही 3 प्रकार का होता है जो जारी होता है इतने इतने दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 205 में करा, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। देखिए 1969 में किसका नहीं हुआ था, वह भारतीय स्टेट बैंक होगा, क्योंकि इसका जो नाम है भारतीय स्टेट बैंक वह 1955 में पड़ा। पहले वह बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और उससे भी पहले इसका जो इतिहास देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक का। इसका इतिहास यही कि 1806 ईस्वी में यह बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में जाना जाता था। फिर इसमें 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और कलकत्ता, मद्रास और कौन, ये कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और मुंबई, ये 3 बैंकों का विलय होता है, तब वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 ईस्वी में जाना जाता है। फिर 1921 ईस्वी से 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम जाना था। फिर इसके 4 साल बाद 1955 1959 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, इसलिए इसका 1969 ऑप्शन में नहीं आएगा। बाकी ये तीनों बैंक का 1969 में हुआ था। 1969 में कितने बैंक का हुआ था राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 206 में, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है। तो कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी ने एबीएन एमरो क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था एबीएन एमरो क्या था, वह
एम्स्टर्डम इसका हेडक्वार्टर था। नीदरलैंड यूरोप का सबसे बड़े बैंक, 8वें बैंक था पूरे यूरोप में, और पूरे वर्ल्ड में 15वें सबसे बड़े बैंक के रूप में जाना जाता था। HSBC, HSBC क्या था? HSBC भी बैंक था। यह कहाँ का बैंक था HSBC? HSBC यह था, इसका मतलब हो गया हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो हांगकांग का है HSBC। फिर लुफ्थांसा, लुफ्थांसा क्या है? चलिए बाद में इसकी चर्चा करेंगे। आज ये BNP पारिबास, BNP पारिबास सबसे बड़े बैंक के रूप में जाना जाता है। यह बैंक है कहाँ का? BNP, यह यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, आप जान लीजिए। अब यह पूरा वर्ल्ड का सबसे 7वां बड़ा बैंक के रूप में है। कौन? BNP पारिबास बैंक। और लुफ्थांसा, ये जो लुफ्थांसा है यह केंद्रीय या वित्तीय बैंक नहीं है, यह एयरलाइन है। पूरा विश्व का सबसे बड़े एयरलाइन यही है लुफ्थांसा। इसके अंतर्गत में बोला जाता है कितना फ़्लाइट है? 280 फ़्लाइट इसके अंतर्गत में एयरलाइन, इस एयरलाइन के पास में। और पूरा 197 कंट्री में इसका फ़्लाइट चलता है, आप ये जान लीजिए। और 78 कंट्री में 197 मतलब उड़ान भरता है 197 को, 78 कंट्री में ये रन कर रहा है। तो लुफ्थांसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 207 में, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? देखिए हमें लग रहा है इस ऑप्शन में गड़बड़ है। आवास ऋण देने के लिए तो RBI का जो सहयोगी संस्था NHA लाया था ना, नेशनल हाउसिंग बैंक लाया था, NHB लाया गया था, जिसकी स्थापना 1988 में की जाती है। तो यहाँ पर हमको लगता है HDFC की जगह पर होना चाहिए NHB। इसलिए अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड कुछ अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारे अनुसार तो NHB होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट ऐसे आप कहिएगा तो अगर आवास ऋण तो देने का है तो SBI भी देती है, होम लोन है ना, HDFC भी दे सकती है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो उसका संस्था लाया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक जो लाया गया था, वह इसीलिए लाया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208 में, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्य बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? किसे बतौर वाणिज्य बैंकीकृत नहीं किया गया है? सहकारी क्षेत्र के बैंक, शहरी सहकारी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए वाणिज्य बैंक में वर्गीकृत नहीं है। अब हम लोग पहले जानेंगे कि वाणिज्य बैंक क्या होता है। वाणिज्य बैंक हम लोगों ने देखा था कि वाणिज्य बैंक जिसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक के नाम से, मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन थे? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन थे? वो अनुसूचित बैंक वो कहलाते थे जो क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची के तहत रजिस्टर्ड था। और गैर अनुसूचित वो थे जो भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूची 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं थे, वह गैर अनुसूचित कहलाते थे। अनुसूचित बैंक में कौन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय बैंक थे, भारतीय स्टेट बैंक था, और दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक था, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, चौथा विदेशी बैंक, और 5वां निजी बैंक था। तो वही कह रहा है। और गैर अनुसूचित में सहकारी क्षेत्र, तो वाणिज्य बैंक में सहकारी क्षेत्र के भी बैंक आएंगे, उसके बाद प्राइवेट क्षेत्र के भी बैंक आएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आएंगे, लेकिन शहरी सहकारी बैंक यह नहीं था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए फिर बाद में 2020 ईस्वी में भारत सरकार क्या किया, इसको अपने अंडर में ले लिया। यानी लगभग 540 जो थे वाणिज्य बैंक थे, उसको क्या किया, उसको मतलब सरकार अपने अंडर में ले लेता है। 27 जून 2020 को सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत क्या किया, संशोधन करके सभी 540 सहकारी बैंक, बहुराज्यीय सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाने का निर्णय ले लिया। लेकिन उससे पहले का ये प्रश्न है तो यही हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट देखिए 209 में, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? कौन सा बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? बैंक का जो कार्य था क्या क्या हम लोगों ने देखा था कि पहला था कि यहाँ पर सिर्फ बैंक है ना, रिजर्व बैंक नहीं है, तो ऋण देना कार्य होगा ही होगा। ग्राहकों का चेक ड्राफ्ट की वसूली करना कॉमन बैंक करेगा ही करेगा, चेक भी देगा, ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट जारी करेगा। लेकिन माल का आयात फैसिलिटेट करना यह इसका कार्य बैंक का नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 210 में कह रहा, भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो कह रहा है कृषि से संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण के लिए। हम लोगों ने देखा था ना कि कृषि से संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उसके वित्तीय जो संस्थाएं थे, वित्तीय संस्थापक जो बैंक थे, उसमें था भूमि विकास बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आप बताइए ऑप्शन क्या है? वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और वित्तीय संस्था बैंक।
तो यह तो कृषि एवं संबंध गतिविधियों के ऋण वितरण, तो यह हो जाएगा वाणिज्य बैंक, क्योंकि वाणिज्य बैंक के अंतर्गत में ही ना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है। पहले तो वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित, गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, और गैर अनुसूचित वो बैंक होते हैं जो भारतीय अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। और जो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक और ये निजी बैंक। तो वाणिज्य बैंक के अंतर्गत में अगर वाणिज्य बैंक नहीं होता, वहाँ पर होता क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मानते। अगर फिर आता कौन इसके लिए मेन संस्था? नाबार्ड। तो नाबार्ड मानते हैं, क्योंकि नाबार्ड के अंतर्गत में ही उसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ प्रश्न और हैं, चलिए उसको थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, करा मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर के एक साथ की उपस्थिति को क्या कहते हैं? अब देखिए, जहाँ पर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च रहेगा, हमने बताया था ना कि जहाँ पे मुद्रास्फीति का उच्च दर हो, साथ में बेरोजगारी हो, अगर बेरोजगारी की जगह पे मंदी भी ऑप्शन में रहे तो क्या हो जाएगा? वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति के साथ साथ अगर मंदी हो या बेरोजगारी हो, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या था? इसको हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या था? वैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में क्या हो? उसका उपलब्ध कम हो, यानी उसका कम हो, तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, हार्ड करेंसी कहलाता। तो ये जो अन्य मुद्रा थे, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, ये सभी थे अन्य मुद्रा के रूप में आते थे। सॉफ्ट करेंसी था जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में क्या हो सके? आसानी से मिल सके, उपलब्ध हो। तीसरा, 213, वाणिज्य बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कह रहा वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं नकदी रिजर्व। वही है ना, CRR। यानी कहने का मतलब CRR क्या होता है कि कोई भी वाणिज्य बैंक के पास कुल जमा का कुछ प्रतिशत या अनुपात रिजर्व बैंक के पास जमा की गई राशि CRR होता है। तो वही सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, नकदी कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, 114 में है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचांक है। अगर ऑप्शन में रहता क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर माने उपभोक्ता मूल्य सूचांक, तब क्या होता? थोक ही मूल्य सूचांक होता। तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचांक। क्यों किया जाता है भारत में मुद्रास्फीति की माप क्यों की जाती है? क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं के जो औसत जो मूल्य है उसके बदलाव को जानने के लिए यह किया जाता है। इसका दो तरीका है, WPI, CPI। जो CPI होता है वह सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी बदलाव होता है, खुदरा बाजार पर किया जाता है, इसलिए इसका उपयुक्त थोक मूल्य सूचांक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 में देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक कार्यों में शामिल नहीं है? तो किसी अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगा विदेशी मुद्रा का विनियमन करना। तब केंद्रीय बैंक, अब बताइए, विदेशी मुद्रा का विनियमन करना यह तो है, मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना यह भी है, मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण करना, बैंकर का बैंक के रूप में कार्य करना यह भी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना यह केंद्रीय बैंक RBI का कार्य नहीं है। और अन्य कार्य कौन कौन है? ठीक, नोट का निर्गमन करना, उसके बाद सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना, फिर विदेशी मुद्रा का विनियमन करना, साख नियंत्रण करना, ये अन्य कार्य हैं उसके। 216 में निम्नलिखित में से कितना था? 216 था ना? हम्म, 216 में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? यह SDR है। देखिए SDR जो है यह IMF के द्वारा 1900 या 1800 है, 1969 ईस्वी में जारी किया गया था। इसके टोकरी में मुख्यतः 5 मुद्रा को रखा गया है। और ADR क्या है? ADR होता है, ADR देखिए क्या होता है, यह अमेरिकन, इसको बोल सकते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यह एक प्रकार का अमेरिकन बैंक के द्वारा एक जारी किया जाता है। यह एक प्रकार का रिसिप्ट होता है जो जिसके माध्यम से क्या कर सके कि वह शेयर बाज़ार में विदेशी शेयरों को खरीद बिक्री कर सके। वही होता है ADR, अमेरिकन
डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर भी वही हो गया, डीआर हो गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो जीडीआर हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, जब कोई भी शेयर को खरीदने बेचने के लिए यानी विदेशों में यानी अन्य देशों के, तो उसके लिए यह डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिया जाता है। चाहे जो भी तैयार किया उसका मूल्य उस अनुसार होता है। अमेरिका तैयार किया तो अमेरिका के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित होगा, और यूरोप तैयार किया तो यूरोप के अनुसार होगा, तो वही होता है जीडीआर। तो यह हो जाएगा वही मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। कौन सी मुद्रा? तो यही एसडीआर कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक के कह सकते हैं ना आप। नेक्स्ट देखिए 227 में, भारत में सभी 217 में कह रहा है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक में बचत खातों को दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अब बताइए, जो वाणिज्य बैंक में बचत खातों को दी जाने वाली ब्याज दर है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? केंद्रीय वित्त बैंक के द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। वाणिज्य बैंकों में जो बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर है वो किसके द्वारा निर्धारित हो जाता है? एक तो यह डिपेंड करता होगा परिस्थिति पर कि मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, बैंक रेट कम हो जाएगा उस समय। तो ये परिस्थिति तो इसमें से कोई भी पर्याप्त नहीं है। और निर्धारित यह करेगा या तो मुख्य रूप से आरबीआई ही करेगा, क्योंकि वह जिस रेपो रेट पर रेपो रेट बढ़ाएगा घटाएगा उसके अनुसार भी वो कस्टमर को वाणिज्य बैंक देगी। नेक्स्ट देखिए 218 में, भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका क्या तात्पर्य है? अब यही क्वेश्चन आ गया ना, पहले चर्चा किए थे हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व सीआरआर नकद आरक्षी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? अगर सीआरआर यानी सीआरआर क्या होता है कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत या अनुपात क्या होता है, वाणिज्य रिजर्व बैंक के पास जो जमा किया जाता है वही नगद रिजर्व रेशियो कहलाता है। तो वह जब बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त है। बी को भी पढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, यह तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है ही नहीं है। केंद्र बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, केंद्र बैंक के पास, बिल्कुल केंद्र बैंक के पास, केंद्र बैंक करके ऐसा कोई बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपने अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी, वाणिज्य बैंकों के पास नहीं। जब सीआरआर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक पैसा कम जाएगा ना वाणिज्य बैंक के पास, तो अधिक तो नहीं होगा, कम होगा, तो परिक्त ए पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए। 219 में देखिए, भारत के वाणिज्य बैंकों के कार्य में शामिल है। क्या कार्य है वाणिज्य बैंकों का? ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करना, ये वाणिज्य बैंक का कार्य बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या किया गया? शेयरों की खरीद बिक्री के लिए स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण किया गया। अब आपके माइंड में उठा हुआ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वह है जहाँ पर किसी कंपनी के खरीदे गए शेयरों को जब किसी निवेशक अन्य किसी इच्छुक निवेशक को बेचना चाहता है, तो इस प्रक्रिया में एक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होती है, और जहाँ पर इन दोनों निवेशकों में संपर्क स्थापित होता है वही स्टॉक एक्सचेंज होता है। कहीं खरीदों का शेयर बिक्री जहाँ पे होता है, तो वह होता है, तो वही काम है खरीदना। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया। वसीयतों के लिए निष्पादक का देखिए अर्थ क्या होता है? पालन करना। और न्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी मतलब कहिए कि एक विशेष प्रकार का मतलब राशि जो क्या होता है, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाता नहीं होता है, मतलब कोई वसीयत दे दिया, तो उसमें वो बैंक का अहम भूमिका होता है। किसी कार्य विशेष के लिए कुछ धनराशि या संपत्ति जो सौंपी गई हुआ न्यासी कहलाता है, तो इसमें इसका कार्य होता है वाणिज्य बैंक का, तो केवल 2 पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 220 में कह रहा है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल। चलिए अब रहने दीजिए, काफ़ी हो गया। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेरी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।